बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि हर शोबा ज़िंदगी में असूल व ज़वाबित की ज़रूरत, प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो यकीनन हर शोबा ज़िंदगी के अंदर हमें असूल व ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इज़्ज़त मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना होगा, असूल व ज़वाबित की ज़रूरत को समझना होगा, उसकी अहमियत को समझना होगा। अक्सर हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वो इसी वजह से तरक्की याफ्ता होते हैं क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अपने असूल व ज़वाबित पे चलते हुए अपने कामों को सर अंजाम देते हैं। तो हमें कितनी ज़रूरत है कि हम असूल व ज़वाबित को समझें, उस पर अमल करें, अपने तमाम जो काम हैं वो असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम जो है वो सर अंजाम दिए। और नौजवान नस्ल को कितना ज़रूरत है अवेयर करने की कि वो भी तमाम शोबे ज़िंदगी के अंदर असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखें अगर वो अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। इस पर आज बात की जाएगी। और दूसरा हमारा मौजू टेक्नोलॉजी के हवाले से कि ज़हनी सेहत पे, हमारी जो ज़हनी जिस्मानी सेहत है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कोई शक नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है, हमारे फासले सिमट गए, हमारे जो कारोबार हैं वो बड़ी तेज़ी से चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ही जो कम टाइम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते उसके जो असरात हैं, पॉजिटिव असरात के साथ साथ नेगेटिव असरात भी हर चीज़ के होते हैं। तो इसके हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर टेक्नोलॉजी के कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं या इसको मैनेज करना नहीं आ रहा, तो मैनेज कैसे किया जाए ताकि काम के साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी रहे, हमारी सेहत भी मुतासिर ना हो, हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर भी कोई नेगेटिव असरात मुरतब ना हो, इन टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि कामयाब होना हर इंसान की जो है, हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, लेकिन सेहत भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए इसका इस्तेमाल भी किया जाए लेकिन अपनी सेहत की हिफाजत भी की जाए, इस पर भी आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर मिसबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। में खुश आमदीद। थैंक यू। खैरियत से जी। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप माहिर कानून है और इनके माहिर कानून है राजा नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ससुरा में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। राजा नज़ीर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप ट्रेनर और कोच हैं रज़ा शराजी। अस्सलाम वालेकुम। ससुरा में खुश आमदीद। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें कि हर शोबे ज़िंदगी के अंदर असूल ज़वाबित की कितनी ज़रूरत है और कैसे हम असूल ज़वाबित को अपना सकते हैं, कैसे इस पे अमल कर सकते हैं, तो आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, आपसे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले मौजू का कि हर शोबा ज़िंदगी के अंदर असूल व ज़वाबित की ज़रूरत, रोशनी डालिएगा। ज़रूर ज़रूर। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको मैक्रो से माइक्रो पे चले जाएं, लेकिन बड़े से छोटे पे शोबा ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी को सिर्फ एक फोकस करते हैं एज अ लाइफ कि हमारी बॉडी, हमारी बायोलॉजी, हमारे फिज़िकल बीइंग में भी, ज़ात में भी हर चीज़ एक लेवल पे है। एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक जो केमिकल या जो लिक्विड हमारे कानों के अंदर होता है वो उसका इक्विलिब्रियम में उसका थोड़ा सा भी बैलेंस शिफ्ट हो जाए तो हमें वर्टिगो और हमें बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। तो हम अगर बहुत ज़्यादा, हम कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें देखते हैं लेकिन छोटी चीज़ों को भी देखें तो लाइफ हमें उसका बहुत ज़्यादा हाउ कैन से वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं।
बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? हमें बैलेंस से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मतलब बैलेंस का मकसद ही आप लाइफ में होता है कि आप उसने अपनी हाउ कैन आई से दिस, एक हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जी जी ठीक है, अगर इनबैलेंस हो गया, एग्जाम्पल मैकेनिकल आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो अगर उसकी गाड़ी का एक टायर जो है उसके अंदर प्रेशर कम है तो आपकी गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। Disbalance अगर चलेगी रहेगी। भी तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगी। बिल्कुल। सो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? आई थिंक इट्स नॉट द क्वेश्चन, इज़ मोर लाइक कि इसको हम इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस का तो पता है। बिल्कुल। लेकिन अब क्वेश्चन हैज़ टू इवॉल्व, द डिस्कशन हैज़ टू इन्वॉल्व इनटू कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा आंसर्स हैं। लाइक ये कह सकते हो ना कि लाइक वी आर, अभी जो दुनिया में अब इंसान है वो उस लेवल पे है कि दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। दुनिया में ह्यूमन बींग्स पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब उनके हाथों में है, लेकिन हाँ हम उसको यूज़ किस तरह कर रहे हैं? दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम इस बैलेंस के नॉलेज को किस तरह इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। एंड व्हाई डू वी डू इट? मतलब क्वेश्चन इज़ हाउ एंड व्हाई। तो क्यों करना चाहते हैं हम लाइफ में अपनी ज़िंदगी में बेहतर? क्योंकि हम बाय नेचर वी एज ह्यूमंस, हमारे अंदर बेटर परफॉर्मेंस करने की एक इन्नेट नीड डाली गई है, जी जी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको फॉलो करना इज़ आवर, हाउ कैन आई से, नेचर, इट्स इन आवर नेचुरल डीएनए टू गो फॉरवर्ड एंड इम्प्रूव। तो क्वेश्चन छोटा, मतलब अगर आंसर लंबा हो गया, बट द थिंग इज़ के हाउ डू वी डू इट, नॉट व्हाई नाउ, लाइक यू नो रियली काइंड ऑफ फोकस ऑन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर क्यों बनाएं। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम आप लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ मेरे कॉलीग ट्रेनर या कोच हैं, दे कम विद द क्वेश्चन कि मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, या इस मसले से मैं किस तरह निकलूँ। जी जी सो दैट दीज टू थिंग्स आर वेरी कनेक्टेड, imbalance in life or irregularity in life and indecision in life, ये दोनों आपस में बहुत अटैच्ड हैं। बिल्कुल। तो जब तक आपको ये नहीं होगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आपको ये नहीं होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली, करूँ। इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी लाइफ में करने जा रहे हैं, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि हर शोबे ज़िंदगी के अंदर असूल और ज़वाबित की क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत है। लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। जी राजा नज़ीर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप क्या समझते हैं कि हर शोबे ज़िंदगी के अंदर असूल और ज़वाबित की क्या अहमियत है और कितनी ज़रूरत है हमें? देखिए मैम, सच सवेरा का हमेशा की तरह बड़ा खूबसूरत टॉपिक बिल्कुल और बड़ा ही वास्ट टॉपिक के जिस पे बात हो सकती है। देखें, मैं समझता हूँ कि पूरी कायनात का निज़ाम असूल और ज़वाबित के ऊपर चल रहा है। जब से अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक किया तब से लेके आप जब तक ये कायनात कायम है उस वक्त तक असूल और ज़वाबित से ही चलेगी और असूल और ज़वाबित की अहमियत जो है वो रहेगी। अब देखें, सूरज चाँद सितारे अपने मुकर्रर वक्त पर आते हैं, बिल्कुल, वो अपने महवर के अंदर हैं, वो अपने मुकर्रर वक्त और मुकर्रर महवर को कभी भी नहीं छोड़ सकते और अपने असूल और ज़वाबित के मुताबिक चल रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता है, अपने वक्त मुकर्रर पर वो ग़रूब होता है। ये तो कुदरत के और नेचर की बात है। बिल्कुल। अब अगर इंसानी ज़िंदगी पे आए तो इंसानी ज़िंदगी में असूल और ज़वाबित की सबसे बड़ी मिसाल आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो असूल और ज़वाबित का मजमुआ होता है। बिल्कुल। अब देखें, पूरी दुनिया के अंदर वो अक़वाम के जो असूल और ज़वाबित के ऊपर चल रही हैं, जी जी, वो देखें कि किस तरीके से तरक्की कर रही हैं, और जिन अक़वाम के सामने असूल और ज़वाबित की कोई अहमियत नहीं है, जो असूल और ज़वाबित को फॉलो नहीं कर रहे, उनके हालात देखें कि किस तरह उनके हालात क्या हैं। बिल्कुल। आप देखें कि ब्रिटेन के अंदर देखें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनकी कस्टम, उनकी रवायात, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कोर्ट्स के डिसीजन। लेकिन हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी हम असूल और ज़वाबित को फॉलो नहीं कर रहे होते। अब देखें, जहाँ हमें मौका मिलता है, किसी को मौका मिलता है सिग्नल ब्रेक करने की, तो वो तोड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, हमारे अंदर वो चीज़ वो डेवलप नहीं है, हमारे फ़र्द में, इंडिविजुअल में वो चीज़ असूल और ज़वाबित की नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। और आज 70 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक हमने अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं तय कर सके। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी हम पार्लिमानी कहते हैं, कभी हम सदारती कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं इसलिए बात करता हूँ कि वाइडर सेंस में जब असूल और ज़वाबित को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके कंपोनेंट्स अगर देखते हैं
तो फिर आगे नीचे कानून साजी है, लॉ का डिपार्टमेंट है, आपका मेडिकल का डिपार्टमेंट है, हर एक चीज़ फिर असूल व ज़वाबित और कवानीन के मुताबिक चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप असूल व ज़वाबित को अहमियत नहीं देंगे, और अहमियत ये नहीं कि आपके सामने सार्जेंट खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, आप किसी खौफ की वजह से लॉ को फॉलो करें, उसके असल इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट्स तब आएंगे कि जब हम अपने अंदर असूल व ज़वाबित को अपनाएंगे। बिल्कुल। अब देखें, रात को लेट नाइट सिग्नल बंद है, वहाँ पे सार्जेंट नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पे रुकें, उस असूल व ज़वाबित को, उस कानून को हम फॉलो करें, exactly. तो तब उसके रिजल्ट्स। अब देखें, इसकी छोटी सी निगलिजेंस की वजह से कितने बड़े हादसात हो जाते हैं। एक साइड पे खड़ा बंदा समझता है कि सिग्नल बंद है, दूसरी साइड पे रुके मैं निकल जाता हूँ, दूसरी साइड वाला भी अगर यही सोचे तो क्लैश हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी कीमती जानें चली जाती हैं। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि एक फैमिली का जो महवर होता है, जो उनका सहारा होता है, वो नहीं रहता, और उसके बाद जो फैमिली छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। वो उसकी बेसिक पीछे क्या होती है कि एक असूल को हमने तोड़ा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल लाइफ आप देखें या कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी हम अपनी लाइफ को देखें, असूल व ज़वाबित की, कवानीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो अक़वाम इनको फॉलो करती हैं, जो माशरे इनको फॉलो करते हैं, वो तरक्की करते हैं, और जो नहीं करते वो इन्हीं मसाइल में फंस गए। वही सोसाइटी तरक्की याफ्ता होती है जो असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखती है। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप क्या रोशनी डालते हैं असूल व ज़वाबित की अहमियत के ऊपर कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर शोबे ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है और किस हद तक हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए और इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका देने के लिए। इस मादी कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपना वजूद है, कुछ ऐसी हैं कि किसी दूसरी चीज़ का ना होना उनका वजूद है। मिसाल के तौर पर अंधेरा बजाते खुद कुछ नहीं है, रोशनी का ना होना अंधेरा कहलाता है। जहालत बजाते खुद कुछ नहीं है, माजरत, इल्म का ना होना जहालत कहलाती है। इसी तरह से जो बेज़ाब्तगी हम देखते हैं, जो हमें बुराई लगती है माशरे के अंदर, वो और कुछ नहीं है, वो असूल व ज़वाबित का ना होना है। अगर हम असूल व ज़वाबित को वज़ा कर लें, और जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया कि उनके क्यों का अगर हमें इल्म हो जाए, अगर हम वो इदराक दे सकें। हमारा मसला ये है, हमें कम्युनिकेशन नहीं करनी आती। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर कहते हैं कि ये काम नहीं करना या ये करना है, जी, लेकिन उस बच्चे को उसकी रूह नहीं पता, उसको एहसास नहीं पता कि मुझे ये क्यों नहीं करना। बिल्कुल। हम ज़ाहिरी नुकसानात बता देंगे, बट वो जब तक सोल डेवलप नहीं होगी तब तक वो कवानीन पे अमल नहीं करेगा। वो असूल ज़वाबित अपनी ज़िंदगी के लिए वज़ा नहीं करेंगे। जिस तरह एडवोकेट साहब ने अभी इशारा किया, उसी अगर सिग्नल की बात की जाए, जी, वहाँ पे रुकना ना रुकना पेट्रोल कंजप्शन को बचाने के लिए या उसको कम करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ, और रात के टाइम ऐसे हमें पता है कि कोई और गाड़ी भी नहीं आ रही बज़ाहिर, लेकिन वहाँ पे रुकना क्यों ज़रूरी है, ये किस चीज़ की अलामत बन रहा है एज अ कौम। अगर कोई फॉरेनर मुझे वहाँ देख रहा है वो रूल ब्रेक करते हुए, उसके पास इंप्रेशन क्या जा रहा है मेरा, हमारी कौम का। ये वो चीज़ें और डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है जब वाय हम अपना क्लियर कर लेंगे। असूल ज़वाबित वो खूबसूरती है जो पाबंदी में आज़ादी देते हैं, क्योंकि आज़ादी हमेशा पाबंदी की मोहताज होती है। तो ये असूल ज़वाबित वो पाबंदी हैं जो हमें आज़ाद करते हैं, जो हमें बहुत से मखमसों से, बहुत से अवहाम से बचा लेते हैं, बहुत सी बुराइयों से रोक लेते हैं। और यही माशरे की, कौम की, एक इंसान की इनफरादी तौर पर, क्योंकि जामे तौर पे बात की, पूरे माशरे की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैं ज़रा इनफरादी तौर पे आ जाऊँगा कि असूल ज़वाबित मुझे उठना कब है, यहाँ से भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है। लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, सबा काज़मी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सबा कैसी हैं आप? खैरियत से? सवाल है, सब जो मेहमान बैठे हैं इनसे ये मेरा सवाल है कि आजकल ना हमने और हमारे बच्चों में ना ज़ब्त क्यों नहीं है, इसकी खास रीज़न, खास वजह क्या है? हम बड़ों में भी बर्दाश्त नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। जी, बच्चों में और बड़ों में बर्दाश्त क्यों नहीं है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हर शोबा ज़िंदगी में असूल ज़वाबित की ज़रूरत। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, इनफरादी लिहाज से आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि इनफरादी तौर पर जो असूल ज़वाबित की पाबंदी है, यही अक्कास होती है एक कौम की असूल ज़वाबित की पासदारी की। जी। मेरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और तमाम मामलात में जिस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से मामलात अदा किए जा रहे हैं वो एक मौजू है, लेकिन किस तरह से अदा किए जा रहे हैं, किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, किस अखलाकी और मौज़ूआती उस नसाब के अंदर रहते हुए मैं तमाम चीज़ें करता हूँ, ये वजह करती हैं कि मैं बहसीयत इंसान कैसे हूँ और हमारी अगली नस्लें कैसे होंगी। डॉक्टर साहिबा ने अभी जो इशारा किया था दवाए, उसकी एक वजह यह है कि जब भी हम कोच कर रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि असूल ज़वाबित ज़िंदगी में नहीं बनाया गया, क्योंकि हमने चीज़ों को प्रोफेशन के साथ अलाइन कर दिया, हमारी स्टडीज़ प्रोफेशन के साथ अलाइंड है। बिल्कुल। हमें ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शायद नौकरी या कारोबार या वो चीज़ें लग जाती हैं। असूल ज़वाबित वजह नहीं है। ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी मुझे जीनी क्यों है, जब तक ये चीज़ें हम क्लियर नहीं करते, और ये असूलों से आती हैं। वो असूल घर के हैं, वो असूल माशरे के हैं, वो स्कूल के असूल हैं, वो यूनिवर्सिटी के असूल हैं। और फिर हम अपने प्रोफेशंस में आ जाते हैं। हम शोबा ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो हर प्रोफेशन डिमांड करता है मुख्तलिफ सेट ऑफ रूल्स। हमारे जो डायरेक्टर्स हुआ करते हैं उनकी छोटों से नहीं बन रही होती, जो नीचे काम कर रहे हैं, हालांकि इन्हें अपनी अपनी ब्रैकेट के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हम चले जाएं मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर, हम अपने स्पोर्ट्स के अंदर चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप क्रिकेट में एक ख़ास उस लीगल बाउंड्री के अंदर रहते हुए खेलेंगे। उससे बाहर जाकर बेसिकली वो बाउंड्री है, वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। जब तक आप उस पिच के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी की पिच पे मौजूद हैं, ऐसे ही मुख्तलिफ डिलीवरीज आ रही हैं। द पॉइंट इज़ हम उनको खेल कैसे रहे हैं, और ये खेलना और शॉट कैसे खेलनी है, इसके हिस्से से बेहतर है पहले सोचा जाए क्यों खेलनी है, वो क्यों वजह होता है उसूलों से। पहले क्यों का जवाब जो है वो तलाश किया जाए, उसके बाद जो है उसके बाद हम आएंगे कैसे पर। द गोल्डन सर्कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मशहूर एक रूल है। अब उसके अंदर सबसे पहले कहा जाता है ज़िंदगी का क्यों वजह करें, उसके बाद कैसे और कब ये खुद से वजह हो जाएगा। मिसाल अगर यूँ दी जाए, किसी खातून ने खुदा न खास्ता उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए किसी दूसरे शहर में, वो कोशिश करेंगे सबसे पहले एक जहाज़ लें, अगर फ़्लाइट मिल जाती है, वो नहीं तो और जो क्विकेस्ट पॉसिबल वे है, कोई फॉर एग्जांपल ट्रेन या बस या जिस तरह से भी जाएं, इवन कैब या गाड़ी पर भी जाना चाहें और कहीं ट्रैफिक जैम है, वो खातून रुकेंगी नहीं, वो पैदल दौड़ना शुरू कर देंगी। क्यों वाज़े है, मेरा बच्चा अस्पताल में। बिल्कुल। और जब क्यों पता होगा तो फिर मैं एक प्रोफेशन पे स्टक नहीं होऊंगा। फिर मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा फ्लाइट मिस हो गई तो मैं यहीं बैठ जाऊँ, फिर मैं अल्टरनेटिव की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल। जब तक ये क्यों वजह नहीं होता तब तक कैसे वाज़े नहीं होगा। ये यूं ही है जैसे हमारी विंड स्क्रीन है। जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हर शोबा ज़िंदगी के अंदर हर इंसान कामयाब होना चाहता है, तरक्की हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए असूलों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे जो प्रिंसिपल्स, हमारे टर्म्स हैं वो हमें पता हो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, कोई सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहें, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक आम आदमी की अगर बात कर ली जाए तो एक आम आदमी कैसे अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, कैसे जो टर्म्स हैं वो समझ पाएगा कि मैंने असूल और ज़वाबित पे किस तरह मैंने अमल करना है आम आदमी के लिए? हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो सबा जो कॉलर थी, उन्होंने एग्जैक्टली उनका सवाल भी था कि बर्दाश्त जो है बड़ों में बच्चों में खत्म, सब्र नहीं है। जो आपने बात की कि आम आदमी खेत में से नहीं उगते और ना ही दरख्त उगते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन ए फैमिली। तो हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं, वो सब के सब किसी फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली ग्रुप से कनेक्ट होते हैं। तो द ईजीएस्ट वे होता है कि आप, मैंने जो हमेशा कहती हूँ, बिग पिक्चर मेंटालिटी मत करें, एक ऑलवेज स्टार्ट विद द डॉट, जी, ऑलवेज स्टार्ट विद द वन पॉइंट, जो बहुत ईजी होता है, ओवरवेलम नहीं होते आप। तो आप अपने घर के इर्द गिर्द देखें, अपने जो आपका घर है, लाइक जो आपकी फैमिली है, उसमें आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपके होने ना होने से क्या इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। आपकी डिसीजंस, मेरी डिसीजंस से मेरी फैमिली को क्या इम्पैक्ट होता है। अ लॉट ऑफ द टाइम, स्पेशली सैडली हमारी सोसाइटी में होता है कि हम हमेशा यू कहते हैं, वी ऑलवेज से
तुम करो या आप करो। वी डोंट से कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। दिस कम्स बैक टू द, जैसा बात मेरी कॉलीग ने कहा फरमाया अभी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी जी, द पावर ऑफ द इंडिविजुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमें सिखाया ये गया है समहाउ, ये हमारे दिमागों में फिट किया गया है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे ग्लोबली तो बेसिकली 1 पर्सन रेवोल्यूशंस ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। दूर नहीं जाते हम, अपने दीन की तरफ जाते हैं। हमारे जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज 1 पर्सन, उन्होंने अपनी सिंगुलर एंटिटी से एक दिया जलाया एंड ही डिड नॉट गिव अप। एंड जब दूसरे लोगों ने देखा कि वाह ओके दिस पर्सन इज करेजियस इनफ, ही इज ब्रेव इनफ, तो हम भी हो सकते हैं। अगर ये हो सकते हैं चलो हम उनसे 20% हो जाएंगे। ये 100% है, हम 20% होते हैं। ये जो मैडम सबा ने बात की एज ए मदर, जी जी, स्टार्ट विद हर सेल्फ, अपने से स्टार्ट करें, खुद से स्टार्ट। मुझे सब्र क्यों नहीं है, मुझ में सब्र, एज ए मदर, एज ए वुमन, एज ए वाइफ, एज ए पार्टनर, एज जो भी हैं, मैं सब्र क्यों नहीं करती और मैं किन किन चीज़ों पे सब्र नहीं करती और सब्र का मकसद मेरे लिए क्या है। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट सब्र टू मीन टू मी। हम सॉरी टू से व्हाट वी डू इज़ हम अम्ब्रेला टर्म्स को यूज़ करते हैं और उनकी इंडिविजुअल कनेक्शन छोड़ देते हैं। लाइक मेरे लिए सब्र का मकसद टोटली कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा, मेरे कॉलीग्स के लिए कुछ और होगा, सही, सबा के लिए कुछ और होगा। तो ये पहले लिखें, राइट डाउन, सबा कौन है, सबा के लिए सब्र का मतलब क्या है और सबा का सब्र दूसरों के लिए क्या मतलब रखता है, क्या मतलब रखता है। तो देन शी विल नो कि ओके आई एम डूइंग दिस। एंड जो हमारे इंसान होने का एक साइंस ने अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढा, एक मेटाफिजिकल चीज़ है ये, जिसका मतलब ये होता है कि इसको कोई छू नहीं सकता और पकड़ नहीं सकता और समझ नहीं सकता। हमारा जो मेटाफिजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल चेंज होती है वो समहाउ, अभी तक मैं साइकोलॉजी में तो 20 ईयर्स हो गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि किस तरह होता है, लेकिन समहाउ उसका इम्पैक्ट, उसका मैसेज दूसरे तक पहुंच जाता है एंड इट्स मैजिकल। मतलब एक ही वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जादुई तरीके से होता है। सो व्हेन सबा डिसाइड्स टू डू दिस, वो 1 महीने के लिए करें, सही, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता शी विल नोटिस कि उनके बच्चे भी उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। उनके बच्चे भी कह रहे हैं मामा यू नो व्हाट, इफ़ शी इज़ अ मदर, शी सेड, आई थिंक शी मेंशन कि मामा कि ओके मुझे इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और फिर देन आहिस्ता 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 वो रिपल इफेक्ट होगा। बिल्कुल, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। कोई जादुई गोली नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है। बिल्कुल, ये हमें खुद से ही स्टार्ट करना होगा, आपके अंदर से स्टार्ट करना है, मुझे अपने अंदर से स्टार्ट करना है, आपको अपने अंदर से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन हम यूजुअली पूछते हैं ना दूसरे लोगों से, वो हमारे अंदर ही होता है। रूमी फरमाते हैं कि जो हार आप ढूंढते, कमरा कमरा घूम के ढूंढ रहे हो, वो आप ही के गले में था। तो हम यही करते हैं, वी आस्क अदर्स फॉर द आंसर जो हमारे अंदर होते हैं। So we have to start being लेकिन हम अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उसका जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम चाहते हैं कि दूसरा हमें इसका जवाब जो है वो तलाश करके दे। तो अपने अंदर झांकने की भी हमें ज़रूरत है। और असूलों की जहाँ तक बात की जाए, जब आप असूल की पासदारी करेंगे, असूल और ज़वाबित की पाबंदी करेंगे, तो यकीनी तौर पर तमाम सवालों के जवाब भी आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाते हैं। इस मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए, या फिर कोई सवाल करने के लिए हमारे एक्सपर्ट से लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी राजा नज़ीर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, अदारों की बात कर ली जाए और मुल्क की तरक्की के लिए जो जितने भी अदारे मौजूद हैं वो किस हद तक उनकी असूल और ज़वाबित की वो पाबंदी करें, असूल और ज़वाबित की पासदारी करें, ताकि हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी मैं बिल्कुल इस पे आता हूँ। पहले थोड़ा सा एक इन्होंने दोनों मेरे कोलीग्स ने कहा है कि ज़िंदगी का अगर मकसद ये पता चल जाए कि वाई का जवाब आ जाए। जी जी बिल्कुल। तो लकीली हमारा जिस मज़हब से तल्लुक़ है उसमें बिल्कुल ज़िंदगी का मतलब हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि, और अल्लाह पाक ने ख़ुद इसका मीनिंग वाई का जवाब कुरान पाक में भी दिया और हदीस के अंदर भी मौजूद है। जी जी। इसका जो बेसिक मकसद है वो अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह की बंदगी है। बेशक। अब जब बंदगी को डिफ़ाइन, हम अल्लाह की इबादत, एक पार्ट तो ये हुआ कि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने इस इंसानियत को तख्लीक की है। जी जी। दूसरा है बंदगी। अब बंदगी में सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं है, बल्कि उसमें जो इश्यूज़ रिलेटेड टू अदर्स हैं, जिसमें
आपके हमसाए का हक, आपके बच्चों का, आपके औलाद का, आपकी बीवी का, आपके माँ बाप के राइट्स हैं, आपके दिगर सोसाइटी के अंदर किस तरीके से आपने चलना, उस पूरे का स्ट्रक्चर मौजूद है, उस वाई का जो आंसर है वो मौजूद है। अब सिर्फ इशू ये है कि हम फॉलो नहीं करते, हम उन चीज़ों को, उन असूल व ज़वाबित को जो है वो फॉलो नहीं करते। अब जो दूसरी बात आपकी है कि किस तरीके से असूल व ज़वाबित को फॉलो करके अदारे जो है वो बेहतर डिलीवरेंस दे सकते हैं, यकीनन जब तक असूल व ज़वाबित को फॉलो नहीं किया जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट की डिलीवरेंस नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि देखें, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, जुडिशल सिस्टम का मकसद क्या है? उसका मकसद है आम इंडिविजुअल की लाइफ को इंसाफ देना। बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि वहाँ पे जितना कंप्रिहेंसिव लॉ होगा, जितना कंप्रिहेंसिव तरीके से कोर्ट्स चलेंगी, जितने अच्छे तरीके से बार और बेंच मिल के उन असूल व ज़वाबित को फॉलो करेंगे, उन डायरेक्शन ऑफ लॉज को, डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसी तरीके से डिलीवरेंस आएगी और उतना ही इफेक्टिवली उसके रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी मेडिकल का आप देखें, मेडिकल में भी इसी तरीके से है कि असूल व ज़वाबित को फॉलो करेंगे, बेसिक चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी, और जो बेसिकली मेडिकल के शोबे का जो मकसद है वो भी है कि एक इंडिविजुअल को आपने सेहत देनी है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की तरक्की में या तमाम अदारों को मद्देनज़र रखते हुए क्या असूल व ज़वाबित को जो है उनको फॉलो किया जा रहा है, उनकी पाबंदी की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? अगर स्कूल से लेके पुलिस स्टेशन, हमारे कॉलेजेस, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल शोबे जितने भी हैं, क्या आपको लगता है कि वो असूल व ज़वाबित को इसको अगर मेजर करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान जब बना 1947 में, उसके बाद हम तकरीबन 20-25 साल तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। ये देखें कि ये रिफ्लेक्शन है कि हम कितने सीरियस हैं असूल व ज़वाबित के। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको चलने नहीं दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर दूसरा बना, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या असर हमने कर दिया है, उसमें अमेंडमेंट्स हमने सोसाइटी की ज़रूरियात, नीड्स को देखे बगैर हमने अपनी जो इंडिविजुअल की मर्जी से हम करते रहे, जिसकी वजह से आज देखें कि ये रिफ्लेक्शन है। जी, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि अभी बढ़ने ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है हर शोबा ज़िंदगी में असूल व ज़वाबित की कितनी ज़रूरत है, क्या वैल्यू है असूल व ज़वाबित की, और किस हद तक हमें ज़रूरत है, हमारे अदारों को ज़रूरत है कि वो असूल व ज़वाबित की पाबंदी करें, असूल व ज़वाबित को अपनाएं अगर वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पर हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी नज़ीर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, बात हो रही थी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जो असूल व ज़वाबित है उनको किस तरह फॉलो करके हम उनको मज़ीद अच्छी डिलीवरेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब देखें, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। अब किसी जगह रिक्रूटमेंट की बात आती है, आप असूल व ज़वाबित को छोड़ के अकरबा परवरी से अपने किसी बंदे को इंडक्ट करते हैं, तो फिर आप देखें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं कि वो डिज़र्विंग जो एक पोजीशन होल्डर है वो जब एक जगह से डिप्राइव हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, और उसके ऊपर जो गुजरेगी उसके सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उनको देखें। फिर इसी तरीके से देखें कि जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, अब देखें कि बेरोज़गारी इस वक्त हमारी कौम का बहुत बड़ा इशू है, और उसकी रीज़न ये देखें कि एक जगह से ऑफिसर्स रिटायर होते हैं और उनको डिपुटेशन पे, उनकी आगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और जगहों पे वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट के अंदर वायलेट करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा दिया जाता है। उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो लोग डिज़र्व करते हैं कि उनको उनके ऊपर लेके आया जाए और उन्हें राइट दिया जाए उस अदारे को सुपरवाइज़ करने का, देखने का, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो पीछे चले जाएंगे। तो ये देखें, एक छोटा सा असूल तोड़ने से बिल्कुल एक पूरे अदारे की तबाही हो जाती है। और जब देखें कि 70 ईयर से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना हमने देखें कि कितना फॉलो किया है, डिपार्टमेंट्स ने कितना फॉलो किया है, इंडिविजुअल लोगों ने कितना उसको फॉलो किया है,
तो फिर देखें कि इसके बावजूद भी हम देखें कि आज हम एक ताकत हैं, हम एक एटमी ताकत हैं। ये नहीं है कि हम कहीं पे पीछे हैं, हमारी कौम बहुत आगे है, हम बहुत सारी कौम नेशन से बेहतर हैं, फिजिकली बेहतर हैं, हमारी सोच बेहतर है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर असूल व ज़वाबित को फॉलो हम करें तो हम उनसे मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर हम असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना शुरू कर दें, उनको फॉलो करना शुरू कर दें, तो जिन तरक्की याफ्ता ममालिक के हम एग्ज़ाम्पल्स देकर बात करते हैं, कल को उन्हीं में हमारा नाम भी शामिल हो सकता है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम भी असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पाबंदी करें, उसको फॉलो करें, जो राइट है उसको राइट ही कहें, और जो असूल हैं, जो ज़वाबित हैं, जो काम हमें करना चाहिए असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, वही काम हमें सर अंजाम देने चाहिए। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। असूल व ज़वाबित की बात की जा रही है, उसको फॉलो करने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें हमारी तरबियत का क्या किरदार है? क्योंकि बचपन से अगर हमें ये चीज़ें गाइड नहीं की जाएंगी, बचपन से हमारी तरबियत में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, तो आगे बढ़ के भी हम डेफिनेटली असूल व ज़वाबित को वैल्यू नहीं देंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर बात करते हुए आई विल कनेक्ट विद द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था थोड़ी देर पहले भी। देखिए, इंसान वो है जो जिस सांचे में इसको ढाल दिया गया। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वालिदैन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनको क्यों अपॉइंट किया गया इस अहम ओहदे पर। अदरवाइज़ वो खालिक है, और जो हज़रत आदम को भेज सकता था वो हम सबको भी इंडिविजुअली इस दुनिया में उतार सकता था, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। पेरेंट्स अपॉइंट करने का कोई मकसद था। बिल्कुल। अब वो सबसे अहम मकसद, जिस तरह इन्होंने इशारा किया कि इस दुनिया में आने का मकसद, बीइंग मुस्लिम जो हमारा अकीदा है, वो खुदा की इबादत है। बिल्कुल, बेशक। There the difference is how we define इबादत। हमारे यहाँ इबादत शायद सिर्फ जाए नमाज के ऊपर खड़े होके होती है, बट असल इबादत जो रसूल खुदा ने जिसको जहाद कबीर भी कहा था, दैट्स जब जाए नमाज से उतरे हो तो फिर क्या कर रहे हो? बिल्कुल। तो अपने बच्चों से गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं आप? अब अपने कलीग्स के साथ कैसे हैं? जब कोई दस्तक दे रहा है और आपको उससे नहीं मिलना, अंदाज कैसा है? बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे को जब ये कहते हैं कि उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, Now the point is, क्या सीख रहा है वहाँ से? और जो डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया था, हम चीज़ों के जो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इफ़ यू आर अ मुस्लिम फैमिली और आपने बच्चे को बताया है कि अजान का मतलब है नमाज पढ़नी है, और आप वो नमाज नहीं अदा कर रहे, तो वो बच्चा सड़क पे इशारा तोड़ते हुए कभी बुरा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि आपने घर में जो उसूल डिफाइन किया आपने उसको तोड़ा है। बिल्कुल। अब होता क्या है, हम सिर्फ समझते हैं हमने कभी इशारा तो नहीं तोड़ा, हमारे बच्चे को इशारा नहीं तोड़ना चाहिए। आपने एक उसूल तोड़ दिया तो बच्चे के लिए एक चीज़ इन्फोर्स हो गई, उसूल तोड़ा जा सकता है। आपने जब बच्चे को कोई एक चीज़ सिखा दी तो वो उसी को उठा के बाकी जगहों पर कॉपी पेस्ट करेगा, उसके लिए वो चीज़ लीगलाइज हो गई है। द ओनली थिंग जो हमें चाहिए दैट्स हम कॉन्शियस हो जाएं अपने एक्शंस के लिहाज से। जी। जब हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, डॉक्टर साहिबा ने बड़े मुफस्सल उसके ऊपर बात की है। आप कॉन्शियस हो जाएं अपने एक्शंस के लिहाज से। बच्चे सुन के नहीं समझते, बच्चे देख के अमल करते, देख कर समझे। आपका बच्चा उतनी देर पढ़ेगा जो अगर आपको किताबें पढ़ते हुए देखेगा। बिल्कुल। उसने वालिदैन के हाथ में मोबाइल देखे हैं तो वो टीवी के सामने बैठेगा, वो कोशिश करेगा वीडियो गेम्स या बाहर खेलने के लिए चला जाऊं। बिल्कुल। आप किस तरह रिस्पॉन्ड करें, और एक और फ़र्क बहुत वाज़े करना ज़रूरी है सब्र और बर्दाश्त में। जी। हम माशरे में जो चाहते हैं दैट्स बर्दाश्त, मैं जो चाहे करता रहूं, सामने वाले को बर्दाश्त करना चाहिए। शम्स तबरेज़ फरमाते हैं कि पेशेंस इज़ टू एक्टिवली इंड्योर समथिंग। हम बड़ा पैसिवली होकर बर्दाश्त कर रहे होते हैं और हम उसमें घुटन ज़दा माहौल में जाते हैं और एक मरतबा फिर बस्ट होते हैं। सब्र इज़ समथिंग एल्स, और उससे आगे फिर शुक्र का एक और चीज़ आ जाती है। सब्र इज़ आप जिस एनवायरनमेंट में आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल। व्हेन यू डोंट हैव रिसोर्सेज, बी रिसोर्सफुल। आप जिस घर में हो, जिस माहौल में हो, उधर अच्छी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं, कैसे की जा बच्चों के साथ आपका रवैया कैसे अच्छा हो सकता है। क्या आपके बच्चे, आपने उनको इतनी फ्रीडम दी है वो कुछ गलत करके आपके सामने आके बोल सकें कि ये हो गया, आप संभालें। हम उसको मौका नहीं देते, और इस वजह से बच्चा कभी बताएगा नहीं, वो एक्सेप्ट करना नहीं जानेगा, क्योंकि हमारी अटैचमेंट ही नहीं होती। हमने उनको इतना फ्रेंडली या फ्री नहीं किया होता कि वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स, मुश्किलात जो हैं वो शेयर कर सके। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, रिजवान साहब हमारे साथ है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, कैसे हैं रिजवान साहब, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
आज के मौजू आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौजू है, बहुत शुक्रिया। और मैं इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग, मैं खुद वालिद हूँ, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे, तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है या जो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक असूल, मैं बेसिकली फ्रंटियर कांस्टेबलरी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं खुद तो मैं बीइंग अ फोर्स, तो हम लोग तो एक असूल मतलब अपनी ज़िंदगी का एक वो मोटिव बना लेते हैं, या एक जो हमारे हम तो एक रेगुलर एक चीज पर हो गए हैं, लेकिन हम बच्चों के हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे घरों में आजकल ये, मैं अभी बात सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कह दी कि मोबाइल वगैरह जो ये लगे रहते हैं बच्चे, और इस तरह वो मतलब अब एक चीज से मकसद से हट गए, ये नई रंग बिरंगी गेम और इस तरह बच्चों को जो है ना, हमारा ये तो एक मगरब का एक हमारे ऊपर एक, इसको आप कह सकती हैं कि हमारे ऊपर एक मसलत कर दिया गया हमारे बच्चों के ज़हनों पर के जी, मतलब इनको जिंदगी के किसी मकसद से दूर किया जाए। चीज सस्ती हमें दे रहे हैं, मोबाइल सस्ता है, इंटरनेट सस्ता है, केबल सस्ती, टीवी सस्ता, सस्ती चीज गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, मतलब कि किसी की जरूरत की चीज, ये उनका सिर्फ मकसद ये है कि ये लोग अपने मकसद से हट जाएं जो मुस्लिम का मकसद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। और यकीनी तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल असूलों से दूर होती जा रही है, असूल व ज़वाबित को फॉलो नहीं कर रही, शायद उसके पीछे यही वजह है कि हमारी तरबियत में कमी हो जाती है। हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा देते हैं, उनकी तरबियत जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जैसे रिजवान साहब ने भी बात की कि हमारे बच्चों की तरबियत में कमी आ जाती है, हम उनको मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा देते हैं, और इसी वजह से आगे बढ़ के उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर असूल व ज़वाबित की बात की जाए कि उनको आपने फॉलो करना है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फॉलो करने में। ओके, पहले तो मैं ये एक क्लियर बताना चाहती हूँ अपना ओपिनियन कि कोई भी चीज़ किसी एजेंडा के तहत पे हम पे मुसल्लत नहीं की जा रही। हमारे बच्चे जब 7 साल की उम्र के होते हैं तो उनके तकिए के नीचे फ़ोन रात को कोई हाउ कैन आई से कोई मैजिकल फोर्स नहीं छोड़ के जा रही। तो सुबह उठते हैं तो ओके मामा ये तो मेरे लिए आ गया, मैं उसको फॉलो करूँगा। नो, दैट डजंट रियली हैपन। अगर आप अपने थोड़ा सा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें, जैसे मैंने पहले बात की कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करें और कहें कि फ़ोन मेरे बच्चे के हाथ में आया कैसे, फ़ोन ऑन किसने करना सिखाया, फ़ोन का लॉक कोड किसने बताया, फ़ोन के ऊपर गेम डाउनलोड करने किसने बताई। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं कभी कभी इस चीज़ को हाउ कैन आई से डिस्क्राइब करती हूँ। इमेजिन आपके घर में एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप दिन को वो सारा रिकॉर्डिंग कर रहा है जी, रात को आप जब उसको रीप्ले करेंगे, द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके आपको नहीं चेंज कर रही है आपकी लाइफ को, आप खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर अ बैड पेरेंट, यस आई एम अ बैड पेरेंट, मुझे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मेरे में एबिलिटी नहीं है बच्चे पालने की, मुझे नहीं पता, यू नो, दैट्स द थिंग। यहाँ से स्टार्ट करें कि मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कैसा इंसान है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। अब इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ लें। जितनी एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी इमेजिनेशन में कि दूसरे कंट्री से कुछ आया, नहीं, कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा, सही, सब एक्सपोर्ट हो रहा है आपसे बाहर। सही, तो ये थोड़ी सी बात होगी। इट इज़ अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा आपको रात को 12 बजे आप एक जंक्शन पे खड़े हैं एंड द लाइट, ट्रैफिक लाइट फ्लिकर हो रही है और आपके अंदर वो एक जाऊँ ना जाऊँ, वो तो निकल गया, मुझे अब वो समझेगा कि देखो उसको ड्राइविंग नहीं आती, कितना बेकार ड्राइवर है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं रोकेंगे, एंड इट इज़ अबाउट यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैं हमेशा कहती हूँ स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों का कसूर नहीं है कि दूसरों को लाइफ नहीं अपना होता है, अपने खुद को समझने की, खुद को संवारने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे का किसी का कसूर नहीं है कि आपकी लाइफ सही नहीं गुजरी। बिल्कुल, यू नो द ईजीएस्ट, मैं आपको एक बताती हूँ, फर्क आपको पड़ना है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। द ईजीएस्ट थिंग फॉर अस एज अ नेशन इज ब्लेमिंग अदर्स। उसने मुझे ख़राब कर दिया, उसने मेरा मसला कर दिया, उसने मेरे बच्चों को ख़राब किया, मीडिया ने ख़राब किया, मोबाइल ने ख़राब किया। भाई
मीडिया मोबाइल कहाँ से आया? बिल्कुल जी, दूसरों को ब्लेम नहीं देना चाहिए, दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कोताही हमारे अंदर भी होती है। तो खुद के अंदर झांक कर देखना बहुत ज़रूरी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि हर शोबा ज़िंदगी में असूल और ज़वाबित की ज़रूरत तो कोई शक नहीं। अगर कुदरत के निज़ाम को भी देखा जाए तो प्रिंसिपल्स और टर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए कुदरत का निज़ाम भी चल रहा है। तो इस निज़ाम को मद्देनज़र रख के हम क्यों असूल और ज़वाबित को नहीं अपना पा रहे? यकीनन तौर पर हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मुल्की तरक्की के लिए, अपनी लाइफ में कामयाबी के लिए, अपनी फैमिली की कामयाबी के लिए हम असूलों को मद्देनज़र रखें, असूलों को अपनाएं, असूल और ज़वाबित को एक प्रॉपर तरीके के साथ फॉलो किया जाए ताकि हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें और अपने मुल्क को भी कामयाब कर सकें। बढ़ते अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के ज़हनी जिस्मानी सेहत पर टेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं। तो जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने बात की थी कि टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे कारोबारी लिहाज से बहुत ही हमें ईजी वे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत कितनी मुतासिर हो रही है, उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं तो कैसे उनको मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहत होगी, हम सेहतमंद होंगे, तभी हम आगे काम भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद हम इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। अगर कोई सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी डॉक्टर मिसबा खान, उनके साथ राजा नज़ीर साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी रज़ा शराजी साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप ही से अपने दूसरे मौजू का भी आगाज़ करते हैं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर टेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं, रोशनी डालिए। वैसे देखा जाए तो बेसिकली दोनों टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि बैलेंस इसमें भी जिस चीज़ में, जिस एक्ट में भी, जिस एक्शन में भी इम्बैलेंस होगा वो आपको उसका रिपरकशन या उसका इम्पैक्ट बहुत जल्द पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी आप एग्जांपल आप लें, हम मोस्टली हम में से जो 90% होंगे जब हमने टेक्नोलॉजी का वर्ड सुना होगा तो हमारे दिमाग में फ़ोन आया होगा। बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन आया होगा। पर टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमंस की लाइफ में बहुत अरसे से है एंड हमारी लाइफ को इसने बहुत, हाउ कैन आई से, एक अंधेरे से लाइट में लेके आई है। एक्सरे मशीन, ठीक है, एक्सरे मशीन अगर आप उसको लिमिटेड अमाउंट में एक्सरेज को एक्सपोज अपने आप को नहीं करेंगे तो आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिससे कैंसर, लेकिन उसको उस सेफ बाउंड्री के अंदर, जैसे बाउंड्रीज बैलेंस की बात की, सेफ बाउंड्री के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो मुज़र इश्यूज़ हैं उनको वो सामने लेके आएगा। सही, सेम चीज़ है। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स अपने आप को बहुत हाउ कैन आई से डिसएम्पावर समझते हैं जब हम टेक्नोलॉजी के सामने खड़े होते हैं। समहाउ हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें ओवर पावर कर लिया, एंड दैट्स नॉट द इशू, दैट्स नॉट द केस। केस रियल में ये है कि हमें समझ नहीं आया कि हम इस चीज़ को संभालें कैसे। सही, हाउ डू वी मैनेज दिस, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल है, सो सोसाइटी का जो विलन हमारे अकॉर्डिंगली मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली मोबाइल फ़ोन क्रिएट इसलिए किया गया था, दोबारा से वही वाई मोबाइल फ़ोन क्रिएट किया गया था, वो इसलिए क्रिएट किया गया था कि हम हमारे ह्यूमन बींग्स की जो कम्युनिकेशन का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको शॉर्टर किया जाए, टाइम सेव किया जाए और हम इफेक्टिवली एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। फ़ोन से इवॉल्व हुआ, टेलीफोन से इवॉल्व हुआ मोबाइल फ़ोन। फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिक फंक्शंस ऐड हुए, लाइक कैमरा, एप्स, इस तरह की चीज़ें। इवॉल्व, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स हमारे नीड्स के साथ इवॉल्व होते रहे। अब यहाँ पे हमारा टेस्ट आया कि ओके, अब हम इसका क्या करेंगे।
सो इट्स बिट लाइक मैं एक मेटाफोर यूज़ करती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ जी जी कि आग आपका कुक भी कर सकती है आपका खाना, और आपके घर को भी जला सकती है। बिल्कुल। अब क्या डिसीजन है आपके पे? अब आपके डिसीजन है कि घर जलाना है या खाना जलाना है कि खाना बनाना है। अब वो आग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे अंदर क्या जो इंसान है वो इसको यूज़ करेगा या अब्यूज़ करेगा। बिल्कुल। ये जो चीज़ डिवाइस पड़ी है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। द पावर इज़ मी, मेरा पावर है। बिल्कुल। मैं क्या करूँगी इसके बिल्कुल, ये हमारे इख्तियार में है कि हमने कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि उसके मस्बत असरात जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों पे आएँ, हमारी सेहत के ऊपर है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें या फिर हम अपनी राय का इजहार करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी नज़ीर साहब, आप क्या कहते हैं, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए टेक्नोलॉजी के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? जी मैम, देखें, मैं टेक्नोलॉजी को अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने जो इल्म के ज़र्रों में से कुछ ज़र्रा दिया है इंसानियत को, तो ये वो ज़र्रा है, ये वो ज़र्रा है टेक्नोलॉजी जो हमें हमारी आसानियों के लिए यकीनन अल्लाह पाक ने इंसान को इजी किया, फैसिलिटेट किया। देखें कि किस तरह इंसान की पैदाइश किस तरह होती है और फिर वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दुनिया की और क्या क्या चीज़ें इंजॉय करता है। तो तख्लीक़े इंसान से लेके आज के दौर तक कंपेयर करें तो अल्लाह पाक ने बहुत नेमतों से नवाजा है। ये बेसिकली अल्लाह पाक की नेमतें। बिल्कुल, जितना भी शुक्र अदा किया जाए, उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें। फिर आगे वही बात कि उस टेक्नोलॉजी का, उस नेमतों का इस्तेमाल क्या है। जी जी। अब उस पे है कि वो जिस तरह की दुनिया में अल्लाह पाक ने इंसान को भेज के फिर इंसान पे छोड़ दिया कि वो कौन सी राह लेता है, वो हक के रास्ते पर चलता है या बातिल के रास्ते पे चलता है, ये इंसान पे है। इसी तरह दुनिया की जितनी भी फैसिलिटीज़, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की वो इंसान की उस डिस्पोजल पे कर दी कि इंसान उनको किस तरीके से लेता है। अब देखें, इस टेक्नोलॉजी ने, इसका अगर पॉजिटिव चीज़ें देखें तो बहुत ज़्यादा इंसानी लाइफ को इजी किया है। अब देखें, पत्थर के दौर से लेके आज के दौर को कंपेयर करें, एक एक चीज़ इवन के देखें, अभी हम बैठ के अपनी बात को किस तरह एक कलेक्टिव माशरे को कन्वे कर सकते थे अगर ये टेलीविज़न ना होता। और इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन है कि थोड़ा अरसा पीछे जाएँ तो लेटर्स, ख़त ख़ताबत होती थी अपने पैगामात को पहुँचाने के लिए, मतलब चंद दहियों पहले की बात है। और आज देखें कि आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं, आप अपनी जो न्यूज़ है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप दुनिया के एक कोने पे इंसान बैठा हुआ है तो दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान के जो भी मोमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। तो ये सब अल्लाह पाक के उस दिए हुए इल्म और वो नेमतें, वो इल्म है और नेमतें और टेक्नोलॉजी जो भी है, जिसको उसको जो भी नेम करें, ये अल्लाह पाक का एहसान है इंसानियत के। अल्लाह पाक का एहसान है कि उन्होंने हमें। अब देखें, अब ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो हम ट्रेनिंग के ज़रिए, हम अल्लाह पाक की हदायत के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, अपने उस्ताज़ा की टीचिंग और तालीमात के ज़रिए, अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स की उस ट्रेनिंग के ज़रिए इनको मैनेज करके इनको राइट डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। उसके जो नेगेटिव, मिसाल के तौर पे फ़ोन के जिस तरह कहते हैं कि नेगेटिव असरात हैं, तो कौन आपको कंपेल करता है कि उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें? उसे आप ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। हमें मैनेज करने की ज़रूरत और अपने बड़ों की रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। जी रज़ा साहब, आप क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असरात है? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ इंटरनलाइज कर लेने की बहुत ज़रूरत है कि माई लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस आई हैव मेड। जो फैसले मैंने खुद लिए, जो चॉइसेस मेरी अपनी थी। जी जी। नाउ मोबाइल इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, बट उसकी एडिक्शन बुरी है। मोबाइल से मैं अगर तो अपने कामों को आसान कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है तो फिर वो बुरा है। अगर मेरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोई भी डिवाइस इज़ फैसिलिटेटिंग मी टू कैलकुलेट द कैलोरीज आई हैव बर्न ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उसकी वजह से मैं अपनी कुर्सी पे स्टक हो गया हूँ लैपटॉप के सामने, वो बुरी चीज़ है। जब ये फासले समेट रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
अगेन द पॉइंट इज़ कि चॉइसेस मेरी हैं, बिल्कुल, मैं इसको इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि शायद हम पे थोप दिया गया, बेसिकली ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी हमारे कॉलर ने जिसकी तरफ इशारा किया, ठीक है हमारे ऊपर एक चीज़ लागू कर दी गई, हमारे यहाँ फेंक दी गई, हम मजबूर हो गए उससे इस्तेमाल करने के। इस्तेमाल क्या करना है ये हमारा फैसला है। मुझे कौन सी ऐप्स डाउनलोड करके उनको चलाना है, मुझे पढ़ना है या मुझे गेम खेलनी है, ये चॉइस मेरी है। बिल्कुल, ये हमारी चॉइस है कि किस तरह हमने उसका इस्तेमाल करना है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, रेगुलर कॉलर हमारे साथ है इम्तियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज करो। जी इम्तियाज साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप लोग ठीक है? बात बहुत पॉजिटिव और जानदार हो रही है। जाहिर है पढ़े लिखे लोग चीदा चीदा तशरीफ फरमाए। मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ इसके अंदर, आपकी अगर इजाजत हो। जी जी मैम, सबसे अहम बात तो ये है, टेक्नोलॉजी की मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहली बात ये अर्ज कर दूं कि इंसान कितना कमजोर और कितना नाकिस और कितना मजबूर है। अगर एक लम्हे के लिए फर्ज करे कि अल्लाह पाक हम तमाम बनी नौ इंसान से ये कहें कि सूरज का बिल एक दिन का अदा कर दो, तो बाखुदा पूरी दुनिया कई सौ दफा भी मिलके उसका अदा नहीं कर सकती बिल। तो अल्लाह का कितना अजीम और करम है हमारे ऊपर कि जिसकी इंतहा नहीं। और रह गई बात टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये इन्वेंशन करते हैं कि भाई अपने ही टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया को तबाह और बर्बाद हरगिज ना कर देना। ये टेक्नोलॉजी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने आपको अता की अपने फजलो करम से, जिसको पॉजिटिव वे में यूज करे। और तमाम देखने सुनने वालों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जिनके बच्चे इस तरह के गेम खेलते हैं जिनसे उनकी जहनी नशोनुमा और सेहत पर असर पड़ता है, तो टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है उसको बैन करे। ये सदका जारिया होगा। बहुत सी हलाकतें हो चुकी है। बात दरअसल ये है कि जैसे डायनामाइट जिस मैम ने इजाद किया, साइंसदान ने इजाद किया, उन्होंने पहाड़ को तोड़ने के लिए इजाद किया था। हम लोगों में से जो कमजोर और कमीने लोग थे, उन्होंने इससे तबाही फैलाने वाला काम किया। तो इंसान ही के हाथ में है कि वो अल्लाह का आजिज बंदा बन जाए और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी काबिलियत को सही सिमत में रखे और गामजन करने वगरना क़यामत तो एक दिन आएगी आएगी। ऐसा ना हो कि हमारे करतूतों की वजह से, हमारे फन्ने खानी, तकब्बुर और अल्लाह की दी हुई थोड़ी सी इनायत से हम नजायज फायदा उठाते हो, दुनिया को कहीं नीज़ व नाबूद न करते। इसलिए उन लोगों को जो की पोस्ट पे उनको अल्लाह पाक का आजिज बंदा बनना चाहिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सोचने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और जैसे आपने बात की कि ऐसी कंपनियों को बैन कर देना चाहिए, तो हमारे ख्याल से कंपनीज़ को बैन करना सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमारे बस में है। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सोल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को अवेयर करें, उनकी रहनुमाई ऐसे की जाए, उनकी परवरिश ऐसे की जाए कि वो इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना जानते हो, ना कि हम कंपनीज़ को ब्लेम करना शुरू कर दें कि इसमें कंपनी की गलती है, कंपनी का इसमें कसूर है। इसमें कसूर हमारा भी है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसका सही इस्तेमाल हमें समझ नहीं आता। जी रज़ा साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं बात वही कर रहा था कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक होकर देखना पड़ेगा। जब हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, मैं पूरा साल गेम्स खेलूंगा, सब कुछ करूंगा, एग्जाम की रात को नहीं खेलूंगा। तब मेरी कोशिश होगी कुछ ना कुछ देख लूं, पढ़ लूं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कल एग्जाम है। द पॉइंट इज मेरा वक्त कितना कीमती है। अगर मुझे इसी का अंदाजा साल पहले हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि देयर इज अ लूप ऑफ हैबिट। जी जी, हमारी हैबिट्स बन जाती हैं अनकॉन्शियसली। हम आजकल बात करते हैं लोगों के हाफजे बहुत कम हो गए हैं। दैट्स नॉट हाफजे या यादाश्त कम हो गई, दैट्स बिकॉज हमने एक अनकॉन्शियस मैसेज दे दिया है कि अब मुझे नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मोबाइल में अवेलेबल है। और ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। मैं जितनी मरतबा भी देखूँ, मैं जितने मरतबा डायल करता रहूँ, कभी उसको सेव नहीं करेगा। हमारा वाई इंपॉर्टेंट है। वाई से मुझे पता चलेगा मेरा वक्त कितना कीमती है। बिल्कुल। जब वक्त, क्योंकि अल्टीमेटली एक क्रेविंग होती है। मैं पूरा दिन यूट्यूब के सामने उसको सर्व कर रहा हूँ और आखिर पे मैं ये सोचता ज़रूर हूँ, यार दिन ज़ाया कर दिया मैंने आज, बिकॉज दिस इज़ फॉर द क्रेविंग। रिवॉर्ड से ज़्यादा ये क्रेविंग एपेटाइजिंग होती है। हमें इस क्रेविंग को देखना है और अपना रिवॉर्ड तब्दील कर देना है। बिल्कुल। वाई इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे उसका पता होगा कि मुझे अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, उसके लिए प्लान जो हम अपनी कोचिंग में करते हैं, आपने एक साल में कहाँ पहुँचना है,
फिर हम डे टू डे प्लान करते हैं कि मुझे एक दिन में कितना अचीव करना है। बिल्कुल प्लानिंग करके चलने चाहिए। हमारे दिन की जितनी भी रूटीन है, जो भी हमने काम सर अंजाम देने हैं, वो प्लान होने चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसमें भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी बात की जाएगी, लेकिन बढ़ने ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी ज़हनी और जिस्मानी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और अगर इसके पॉजिटिव असरात हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव असरात हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर आ रहे हैं तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे उसका हल निकाला जाए, कैसे दूर किया जाए, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने सर्वाइव करना है, अगर हमने इस सोसाइटी में काम करना है, तो उसके लिए हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत होना भी लाजिम है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बात की जाए, टेक्नोलॉजी के साथ बात की जा रही है, तो मौजूदा दौर में लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने भी देखा होगा बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं, लोग नफ्सियाती बीमारियों का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बताइए। अच्छा, बेसिकली जब आप बात करती हैं, जो मेरे लिए जो सबसे कहते हैं ना प्रोमिनेंट है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है इशू, वो है सोशल मीडिया का यूज़ जी। और सोशल मीडिया का यूज़ इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जैसे हम शुरू में बात कर रहे हैं, बात रिपीट हो जाएगी। इस चॉइस, जैसा रज़ा साहब ने कहा कि चूज़ करना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या चाहती हूँ। बिल्कुल। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो ये है कि जब हम कंज्यूम करते हैं, ओके, हमें ये एक मिस इंफॉर्मेशन है या एक कंफ्यूजन है कि हम सोचते हैं कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ माउथ के ज़रिए कर रहे हैं या खुर्दोनोश खाना पीना है। जी जी। एक्चुअली जो आप आईज से और कानों से सुनते हैं वो भी आप कंजम्पशन ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो से सोशल मीडिया में आप 24 आवर्स में से 5 आवर्स गुजार रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ऐसी एक एनवायरनमेंट से, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो रियल और फिक्शनल यानी कि जो असल में है और जो इमेजिनेशन है उसके बीच में इतना डिफरेंस नहीं जानता, तो वो अपने आप को टोटली उसमें अब्जॉर्ब कर लेगा। यानी आपको ऐसा लगेगा मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो वो ये होगा कि आप अपनी बॉडी को और अपनी साइक को उसमें से गुजार रहे हैं, उस एक्सपीरियंस में से। अगर आप एक वायलेंट वीडियो देख रहे हैं, वायलेंट गेम खेल रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट पर्सन वाली जो गेम्स होती हैं जिसमें एक्चुअली आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आपके हार्मोन्स, एड्रेनालिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब केमिकल्स, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं बॉडी में। तो सोशल मीडिया का ये इशू होता है कि सबसे यंग जनरेशन का जो सबसे इशू है वो है कंपैरिजन। वो कंपेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल, लड़कियां लड़के वट एवर जेंडर, कि हम ऐसे लग सकते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं लग रहे, हम अगर ऐसे नहीं लग रहे तो हमें ऐसा क्यों लगना है, और हमने इसने फॉलोअर्स लेने हैं, हमें इसने करना है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, एंड इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो सोशल मीडिया है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है वर्ल्ड स्केल पे, कि इंसान कैसा बिहेव करता है और उसको कौन सी स्टिमुलेशन दो तो वो क्या करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, पेवलोवियन डॉग्स का वो था एक, मैं आपको किसी और दिन बात होगी। तो अभी ये होता है कि हमें हार्ट लाइक आंखों वाले वो इमोजीज भेजते हैं फेसबुक के व्हाटएवर सोशल मीडिया पे, तो हमें अच्छा लगता है, वो हमारा डोपामिन लेवल, यानी कि हम अच्छे हैं। इट्स नॉट आप अच्छे हो, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो दुनिया को वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। डिटैचमेंट इतनी, इसमें तो एक पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ इस पे हो सकता है कि सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या हो रहा है। डिटैचमेंट, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल डिसरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, पर्सनैलिटी डिसरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, रिलेशनशिप इशूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा एक हम बात नहीं करते, और मैं आज इस टॉपिक में बात करना चाहती थी, एसाबी कमज़ोरी, नर्वस सिस्टम का जो इम्पैक्ट है। क्योंकि इमेजिन करें ना कि अगर आपने बहुत एक अच्छी फ़ोटो शेयर की है,
आपका परसेप्शन ये है कि मेरी सब फ्रेंड्स लाइक करेंगी एंड आगे से किसी ने लाइक नहीं किया, बिल्कुल, क्या फील होगा? इट विल बी लाइक ओके, अब सबसे बड़ा मैसेज आएगा आपको या मुझे कोई लाइक नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं सब जो मुझे जो फेस पे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे लाइक करते हैं, ऑल ऑफ दिस नेगेटिव सोचें। और नेगेटिविटी सिर्फ जहन और जिस्म में नहीं होती, वो हमारी नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। बिल्कुल, जो बात सबा ने की थी उसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। सब्र, बर्दाश्त, जिस तरह रज़ा साहब ने कहा टॉलरेंस, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये रोज़ का अटैक, लाइक इसको मैं अटैक ही कह सकती हूँ। आप उठते हो और अपने साइलेंट डेथ की तरफ जा रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग, एंड दैट इज द इम्पैक्ट इज हैपनिंग। इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, इट्स फिजिकल ऑल्सो। एड्रेनलिन जितना रिलीज होगा, कोर्टिजोल इज स्ट्रेस रिलेटेड। कोर्टिजोल और डायबिटीज आपस में कनेक्टेड है। जितनी आपकी लेवल बॉडी में कोर्टिजोल का हार्मोन रिलीज होगा, उतना आपका इंसुलिन इनहिबिट होगा, जिसकी वजह से आपका आपकी डायबिटीज़ का जो है वो चांसेस होंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी, अगर स्टेटिस्टिक्स रिकॉर्ड किए जाएं तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। वो डाइट नहीं है, वो लाइफस्टाइल नहीं है, वो सिर्फ इस स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों कि मेरे बारे में दूसरा पर्सन क्यों अच्छा नहीं सोचता। हालांकि स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव है वो असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इसी स्ट्रेस से हमने ख़ुद को निकालना है, अपनी सेहत को बेहतर करना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन मैनेज करते हुए उसका एक लिमिट होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि उसी टाइम में सिर्फ आपने यूज़ करना है और काम की हद तक इस्तेमाल करना है। अपने ऊपर उसको हावी नहीं करना कि आपकी सेहत उससे मुतासर हो जाए। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए कोई सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहें। जी नज़ीर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हमें सुस्त भी बना दिया है और इस सुस्ती की वजह से हमारी मेंटली, फिज़िकली हेल्थ भी मुतासर हो रही है। जी बिल्कुल, ये बात देखें जिस तरह पहले डिस्कस हो रहा है कि जितनी भी इनोवेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके दो इफ़ेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब मोस्ट जो मैं कहता हूँ नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव जो कह लें कि जिस अभी थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक पे थे तो बात हो रही थी कि एटॉमिक पावर्स, एटॉमिक वेपन्स, हाइड्रोजन बम। अब देखिए इससे ज़्यादा नेगेटिव मतलब कि जो एक इमेज आता है इससे ज़्यादा और क्या है, लेकिन उसके भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इस तरह के देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में तो जो कंट्रीज़ थी, जो ट्राइब्स थे, जो नेशन थी, वो क्या होता था कि जो पावरफुल नेशन थी दूसरे पे कब्जा कर लेती थी, बॉर्डर चेंज हो जाते थे। लेकिन जब से देखें ये इनोवेशन हुई है, अब स्टेट्स अगर कोई है भी तो टारगेटेड फाइट्स हो रही हैं। अब देखें बॉर्डर्स चेंज उस तरीके से नहीं हो रहे, तो ये उसका पॉजिटिव असर है। लेकिन फिर इसी तरह जो एटॉमिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे देखें कि कितना आप उससे, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के आजकल बहुत सारे ममालक में क्राइसिस हैं, ऐसी नेशंस में कि जो बैकवर्ड हैं, वहाँ पे देखें इलेक्ट्रिसिटी से कितनी सोसाइटी को डेवलपमेंट मिल सकती है। ठीक है, इसको अगर उस तरीके से यूटिलाइज़ करें तो वो, और मेडिकल के लिए आप देखें कि इसकी रिसर्च की कितनी है, कि उनकी रेजेज़, उनकी बाकी मतलब कि जिस तरह के मेडिकल के अंदर बहुत सारी इनोवेशन उससे रिलेटेड भी हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव आई थिंक के मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है कि जो इनोवेशंस जो अल्लाह पाक ने, बेसिकली अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ें भी दी हैं वो इंसान की ज़िंदगी को सहल और आसान करने के लिए दी हैं, और वो बेसिकली बेनिफिट के लिए दी हैं। लेकिन चूँकि इंसान की तख्लीक ही इस तरह है कि जिस तरह इंसान को छोड़ दिया गया है कि वो अब राइट वे लेता है या रॉन्ग वे लेता है, कि उस पर छोड़ा है, क्योंकि ये आजमाइश है और यही अल्लाह पाक इसी आजमाइश को डिटरमिन रिकॉर्ड भी करे, डिटरमिन भी होंगे और इसी पे हमारा रिवार्ड भी है। तो इसी वजह से फिर उस इल्म, उस टेक्नोलॉजी, उस इनोवेशन की जो यूजेज है वो भी इसी तरीके से है कि जो वेल ट्रेंड फ़र्द है, जो जिसकी तरबियत है, चाहे रिलीजियस है या दुनिया के लिहाज से देखें कि जो जिस तरह प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, मतलब कि जो जो चीज़ें अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, चाहे वो रिलीजियसली है या दुनियावी हवाले से है, तो वो उनको उसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेगा। उसका इफ़ेक्ट उसके ज़ात पे भी पॉजिटिव पड़ेगा, और जब उसके ज़ात पे पॉजिटिव असर पड़ेगा तो उसका इफ़ेक्ट जो सोसाइटी पे जाएगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसी को बंदा अगर ट्रेंड नहीं है, फ़र्द ट्रेंड नहीं है, तो वो फ़र्द या सोसाइटी जो भी कह लें वो ट्रेंड नहीं है,
तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा टुवर्ड सोसाइटी। सॉरी, ट्रेन कैसे किया जाए हमारी नौजवान नस्ल को? अब देखिए ट्रेन का वही है कि बहसियत इंसान सबसे पहले तो आपका जो अल्लाह पाक की जो हदायत है वो सामने रखे, ये तो बेसिक चीज़ है ना। क्योंकि हमने सिर्फ अपनी सोसाइटी को कामयाब नहीं बनाना, हमने सिर्फ कारोबारी तरक्की नहीं लेनी, हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैं ट्रेनिंग के हवाले से अक्सर ये बात करता हूँ कि देखें, हम जब किसी वर्कशॉप से निकलते हैं या इवन कि हम जुमा पढ़ के निकलते हैं तो अगले 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरते हैं। बिल्कुल। तो वो ट्रेनिंग है बेसिकली, वो रिफ्रेशर कोर्स है हमारा। बिल्कुल। तो इस तरह की ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स अगर होते रहेंगे, कलेक्टिव डेलिब्रेशन डिस्कशन होगी। आज जिस तरह मीडिया का दौर है, जी जी, तो मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है। आप देखें कि 1 मिनट में एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ओपिनियन डेवलप हो जाती है किसी इशू पे, और उसको तोड़ना फिर किसी इंडिविजुअल या वो जो डिस्ट्रक्टिव सोच रखने वाला फ़र्द है या अफराद हैं, वो उसको नहीं तोड़ सकते। तो जब इंसान कलेक्टिवली जब भी बैठें, उन्होंने राइट डिसाइड किया है, वो पॉजिटिव साइड पे गए, लेकिन इंडिविजुअल जब अपनी ज़ात की हद तक देखेगा तो वो शायद वो उस तरह अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच सकेगा कि जिस तरह कलेक्टिव डेलिब्रेशन। सबसे पहले कलेक्टिव डेलिब्रेशन है जिसमें मीडिया का किरदार है, सोशल मीडिया का किरदार है, आपके स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का रोल है, और फिर बैसियत यूनिट घर में आपके माँ बाप का रोल है, आपके एल्डर्स का, बड़े बहन भाइयों का रोल है। ये सारा अगर कलेक्टिवली करें तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ के जो पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस पर हम जाएंगे अगर ये सारी डेवलपमेंट होगी। अगर हम फ़र्द को छोड़ देंगे, उसके अपने ऊपर छोड़ देंगे, तो मैं भी कि वो उस तरीके से पॉजिटिव साइड पे ना जा सके। एग्जैक्टली अगर हम सिर्फ उसे एक इंसान पे छोड़ दी जाएगी बात, तो हो सकता है वो सर डिसीजन ना ले सके, हो सकता है वो अपने सही और गलत की पहचान ना कर सके। जितना उसको गाइडलाइन देने से उसको बेहतर अंदाज़ा होगा, और इसमें सबसे बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं आपके बुज़ुर्ग, आपके वालिदैन, आपके कोलीग्स, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी आपको गाइड कर सकती है। लेकिन गाइडलाइन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर की बात करें तो हर इंसान समझता है कि वो हर चीज़ जानता है, उसको तमाम नॉलेज है, उसके पास हर चीज़ की जो एजुकेशन है वो मौजूद है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। तो कैसे हम मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी जदीद टेक्नोलॉजी की, और इसके हमारे ज़हनी और जिस्मानी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार को भी मद्देनज़र रखना है हमने, और सेहत का भी ख्याल रखना है। रज़ा साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बात की जाए, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जदीद टेक्नोलॉजी का और हमारा जो है एक चोरी दामन का साथ बन चुका है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी फिज़िकली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी मेंटल और फिज़िकली हेल्थ जो है वो बेहतर रह सके? सो बेसिकली जिस तरह मैंने बात की थी कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी चॉइसेस और बेसिकली हमारी हैबिट्स की बेस पे फॉर्म हो रही होती है। एक दौर था जब ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं थी, जब हमें पैदल सफ़र करना पड़ता था, जब हमें मुख्तलिफ इस तरह के काम करने हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिज़िकली फ़िट रहते थे। अब उस पैदल सफ़र को गाड़ी ने रिप्लेस कर दिया या बाइक ने। बिल्कुल। घरेलू ख़वातीन जो होम मेकर्स हैं, जब उनके हवाले से बात की जाए और उनको ये एडवाइस कभी किया जाए कि आप एक्सरसाइज कीजिए, तो एक कॉमन स्टेटमेंट आती है, हम दिन में इतना काम करते हैं, सारा दिन हम घर में काम करते रहते हैं, हमारा तो वो कोटा पूरा हो गया। नहीं होता। जिस तरह कहा जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप वो काम की नीयत से कर रहे हैं, तो इस जिस्म को और इस माइंड को ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं जा रही कि अच्छा ये हमें एक्सरसाइज वाले रिजल्ट्स लेके आने। सो देयर इज अ लूप ऑफ हैबिट्स जिसके 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। द फर्स्ट इज द क्यू, द सेकंड इज द रूटीन, एंड थर्ड इज रिवॉर्ड। सही। हम अपनी ज़िंदगी में हर काम इसी तरह से कर रहे होते हैं। हमें कोई एक पर्टिकुलर क्यू मिलता है, उसके बाद हम एक रूटीन के ऊपर चलते हैं ताकि एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड हासिल करें। मिसाल के तौर पे सुबह अलार्म अगर बजेगा मेरे सरहाने, तो मैं मोबाइल उठा के आधा घंटा सर्फ करूंगा नेट पे। बिल्कुल।
अब होगा क्या कि जब कभी अलार्म बजेगा मैं दोबारा वो मोबाइल उठाऊंगा और उस पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली रिवॉर्ड क्या है कि मैं कुछ ना कुछ गेन कर रहा हूँ। मैं जिस तरह उन्होंने बात की, एक एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन आ रही है। जी जी। मैं अपने लाइक्स कमेंट्स देखूंगा, मेरी तस्वीरों पर कितने, दूसरों को देखूंगा वो क्या कर रहे हैं। अब करना क्या है, फिजिकली और मेंटली जी जी, हमें उस सेम क्यू के साथ रूटीन को तब्दील कर देना है, सही, ताकि वही रिवॉर्ड मिले। बिल्कुल। मोबाइल थोड़ा दूर रखूंगा, अलार्म बजने पे मैं उठता हूँ और मेरा हाथ डायरेक्ट जाता है सरहाने के। अलार्म बजे और मेरे सरहाने मोबाइल की बजाय अगर किताब पड़ी होगी जी जी, तो मैं वही उठाऊंगा। द सेम क्यू, रूटीन तब्दील हो रही है, रिवॉर्ड अल्टीमेटली वही है कि नई इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारी ज़िंदगी में हर हैबिट इसी तरह से चलेगी। जब हम फिजिकल चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बचना है, मुझे यूट्यूब सर्फिंग के लिहाज से, मुझे अपने नेट के ऊपर वक्त ज़ाया करने के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से, गेम में ये देखें कि रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। बिल्कुल। और जब कभी मेरा लैपटॉप इस तरह से पड़ा होता है मेरे डेस्क के ऊपर, तो मैं आके कुर्सी पे बैठता हूँ और डायरेक्टली गेम स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ विद द सेम क्यू कि वो लैपटॉप वहाँ पे मौजूद है, मुझे अपनी रूटीन तब्दील करनी है ताकि अल्टीमेटली रिवॉर्ड वही मिले। घर में फ्रिज के अंदर गुलाब जामुन मौजूद हैं और मुझे एक क्रेविंग हो रही है, तो मुझे ये देखना है कि अच्छा किस अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है। बिल्कुल। और उस गुलाब जामुन से अगर मुझे मीठा सिर्फ चाहिए, वो ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो उसको मैं सेब से तब्दील कर सकता हूँ। विद द सेम क्यू उसी फ्रिज में सेब भी पड़े होंगे, तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग द गुलाब जामुन, हमारी ज़िंदगी, ये गुलाब जामुन जो मेटाफर है, जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी के किसी भी जगह पर उस क्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया है, वो टेक्नोलॉजी है, वो मोबाइल है, वो गेम्स हैं, वो कुछ भी है, हमें ये रिवॉर्ड और क्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू बी कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी ना किसी क्यू के बाद एक अल्टीमेट नतीजा है। बिल्कुल। और अगर वो रिवॉर्ड, अब मैंने जो पहले बात की थी, रिवॉर्ड से ज़्यादा क्रेविंग इंपॉर्टेंट होती है। मेरा रिजल्ट आने वाला है आज 2 घंटे बाद, तो अभी जो इंटेंसिटी है मेरे इमोशंस की, रिजल्ट आने के बाद नहीं होगी। ऐसे ही जैसे ही वो रिजल्ट आएगा तो ये जो कर्व है नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। इस क्रेविंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये क्रेविंग मैं देख लूंगा और इसको समझ लूंगा, तो ये अल्टीमेटली मुझे बताएगा मुझे हासिल क्या हो रहा है, मैं क्या दर्द करना चाह रहा हूँ, मैं उस लैपटॉप की तरफ क्यों जा रहा हूँ। सही, हमें अपनी रूटीन को चेंज करने को, मैनेज करने की बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल ज़रूरत है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, ज़की हुसैन। ज़की हमारे साथ हैं भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है भक्कर का? बकर का मौसम इस वक्त तो ठीक है जी, थोड़ी सी धूप निकली हुई है, सर्दी तो वैसे है। चलें, ज़बरदस्त। आप ठंड को भी इंजॉय करें और धूप को भी इंजॉय करें। क्या कहना चाहेंगे आप आज? मैं कहना चाहता हूँ जी, टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है ना जी, उसका यानी कि इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा वो नुकसानदेह है। इस तरह, जिस तरह देखो जी, मोटरसाइकिल है, ये बच्चे जो है मोटरसाइकिल घर में खड़ा है, स्टार्ट करते हैं, घर से ही मोटरसाइकिल से निकलते हैं, बाहर तक नहीं ले जाते, फिर चीज लेने जाते हैं, 10 कदम होते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल पे। हालांकि वो मोटरसाइकिल खड़ा रहे, वो लॉन्ग सफर के लिए होता है, वो आप पैदल जाएं, आप साइकिल पे जाएं, आप वो आपकी रनिंग होगी, बिल्कुल। आप अच्छा, उसका टेक्नोलॉजी का यूज करना जो है ना, गलत यूज का, जिस तरह मोबाइल है जी, सारा दिन मोबाइल पे बैठे हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना सारा दिन। हाँ, एक वक्त निकालें जी, मुख्तसार वक्त निकालें, उसमें मालूमाती चीजें जो आपकी पसंद की हैं वो देखें, फिर उससे हट जाएं, किताब पे आ जाएं, किताब पढ़ लें। किताब का वो जो है इतना नुकसान नहीं है, बुक हमेशा जो है ना तनाई का साथी है। अच्छा, उसके बाद ज्यादातर टाइम तो अपना वो काम में निकाले जी। कोई भी है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करे जी, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसमें वो दिल लगा कर है, उसको ज्यादा करे, अपनी मेहनत करे। तो टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल करे, लेकिन पैदल साइकिल इस्तेमाल करे। आप जी, मैं साइकिल में, मेरी 70 साल उम्र है, मैं साइकिल में जा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल चलाते नहीं सकते, तो साइकिल पे जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ जी साइकिल पे जाता हूँ। और मुझे अब पहले साइकिल ही साइकिल नजर आते थे सन अपना 70 में 72, अब मुझे मोटरसाइकिल नजर आ रहे, कारें नजर आती हैं। साइकिल तो मुझ में एक मैं हूँ, 1-2 और शहर में मेरे में है, हालांकि 20 लाख आबादी है। मेरा मतलब कहने का है, साइकिल को एज ए
शख्सियत इस्तेमाल के लिए करें जी, थोड़े फासले के लिए साइकिल इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ज़की साहब, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम की हद तक एक लिमिटेड दायरे में रह के, और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत इससे ही बेहतर होती है। जी डॉक्टर साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। ओके, बेसिकली मैसेज यही है कि अपने दिन को बैलेंस करें, अपने काम जो भी आपने करने हैं उनको लिखें, लिस्ट क्रिएट करें, रूटीन, जिस तरह रज़ा साहब ने कहा, रूटीन क्रिएट्स हैबिट्स क्रिएट्स बिहेवियर। और जब आप बिहेवियर तक जाएंगे तो फिर आपके अंदर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, इंटेंशनल, मैनेज करें अपना टाइम, मैनेज करें अपनी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, एंड जस्ट बी वेरी कॉन्शियस कि आप करते हैं। बिल्कुल मैनेज करके चलना चाहिए अपनी रूटीन को। जी नज़ीर साहब, क्या मैसेज जी मैम, दोनों टॉपिक्स को सम अप करते हुए मैं कहता हूँ कि एक तो हमें अपनी ज़ाती इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ को असूल व ज़वाबित के तहत करना चाहिए, सही, ताकि जो काम देर से होगा वो जल्दी होगा और अच्छे तरीके से होगा और उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे सोसाइटी के ऊपर। और दूसरा, टेक्नोलॉजी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, उसको तरीके से इस्तेमाल करें और बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि उसके आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे और माशरे की कलेक्टिव लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट्स ना। बिल्कुल जी। जी रज़ा साहब, क्या मैसेज देंगे? वेरी क्विकली दो चीज़ें। सबसे पहले, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। जब आप शुक्रगुजार हो जाएंगे तो फिर आप मेहनत करेंगे, हसद नहीं करेंगे। द सेकेंड थिंग इज़, ऑल्दो इस दौर के अंदर नौजवानों के साथ ये है कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी प्रोफाइल है, कहीं हायरिंग हो रही है और सबसे पहले आपकी प्रोफाइल्स देखते हैं। माई लिंक्डइन इज़ माई प्रोफाइल। कोशिश करो उसको खुद पे इतना हावी ना कर लें कि आप उसको ही सर्व करें और दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों की प्रोफाइल देखने से बेहतर है अपनी प्रोफाइल तगड़ी करते जाएं, उस पर काम करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया जब तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी, असूल व ज़वाबित की बात की जाए तो हमें हमारे प्रिंसिपल्स और टर्म्स को मद्देनज़र रख के ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है हमारे लिए नुकसानदा हो सकता है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं इसका बेहद इस्तेमाल करने से। तो हर चीज़ के अंदर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को मैनेज करके चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इसी के साथ अपनी मेज़बान महविज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।